Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the web series called The Imperfects और आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। So now without wasting any time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। शुरू करने से पहले एपिसोड 1 का एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। कुछ ऐसे ह्यूमंस जिनके ऊपर ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिनसे उनकी एबिलिटी को बढ़ाया जा सके और इसी चक्कर में उन सभी पेशेंट्स पर 7 सालों तक दूसरी दवाइयां को यूज करने के बाद में आज उन सभी की बॉडीज में अलग अलग एबिलिटीज आ चुकी थी, मगर इनके लिए ये एडवांटेज बहुत बार डिसएडवांटेज बनता जा रहा था और इस बीमारी से निजात पाने के लिए ये सिडनी ब्रूक के पास आते हैं जो कि सार्कोव नाम के साइंटिस्ट के साथ काम कर रही थी जब वो इन दवाइयों को बनाने में लगा हुआ था। लेकिन सार्कोव तो इन्हें नहीं मिलता, जिसके बाद ये सिडनी ब्रूक से मिलते हैं, मगर इससे मिलते वक्त भी डग नाम का एक और सुपर ह्यूमन इनके सामने आ जाता है और वो भी उन्हीं दवाइयों की मांग करता है जिससे वो ठीक हो सकता है। लेकिन इस चक्कर में वो इन बाकी के लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला था। इस चक्कर में हुआन ने एक चुपा काबरा यानी कि वेयरवुल्फ बनकर उसकी गर्दन उड़ा दी और यहीं से इस सेकंड एपिसोड की स्टोरी स्टार्ट होती है जहां पर ये सभी डग के आसपास खड़े थे। उन्हें लग रहा था कि ये मर चुका है, मगर डग वापस से जिंदा होकर टिल्डा का गला पकड़ लेता है। तभी वहां एबी आ जाती है और चाकू से उसे जख्मी कर देती है। लेकिन तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि उसकी बॉडी अगेन रीहील करने लगती है तो अचानक टिल्डा आकर कटर से उसकी गर्दन ही काट देती है और उसके पूरे शरीर को 2 हिस्सों में बांट देती है। हुआन और एबी मिलकर उसकी लाश को उसी लैब के पिछले हिस्से में गाड़ देते हैं, मगर गाड़ने से पहले हुआन को उसकी जेब में से एक कैमरा मिला था और जब ये सभी मिलकर उस कैमरे की फुटेजेस को चेक करने लगते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये डग नाम का शख्स इन पर काफी दिनों से नजर रखे हुए था। देखा जाए तो ये इंसान इन लोगों के ऊपर बीइंग अ सस्पेक्ट की तरह नजर रख रहा था, जिनमें इन 3 लोगों के अलावा एक हैना नाम की लड़की भी थी जिसकी फुटेज भी इस कैमरे में थी। अब क्योंकि 7 सालों पहले वेलफेयर मिशन के दौरान ये सभी मिले थे और इन सब ने बचपन से ही वो दवाइयां लेना स्टार्ट कर दी थी, तो ये इस चौथी मेंबर से बहुत ही कम बार मिले थे। इसी वजह से ये उनका नाम भूल गए थे। हालांकि ए भी यहाँ पर उसका नाम गैस करने की कोशिश भी करती है, मगर वो उसका नाम गैस नहीं कर पाती। यहाँ सीन शिफ्ट होता है टिल्डा पर, जो कि इस वक्त अपने फादर से फोन पर बातचीत कर रही थी एंड एज यूजुअल उसकी हाई फ्रीक्वेंसी वाली प्रॉब्लम यानी कि कोई भी हल्की आवाज भी उसे बहुत ही जोर से सुनाई पड़ती थी। इसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड पीछे आ जाता है। टिल्डा उससे कहती है कि तुम मुझे रॉक बैंड से निकालने वाले हो, इस बात की खबर मुझे चल चुकी है। पीजे कहता है कि ये बातें तो हमने आपस में करी थी, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? जहाँ पर टिल्डा कहती है कि मुझे धीमे से धीमी आवाज भी सुनाई पड़ती है। तभी पीजे उल्टा घूमकर चुपके से उससे गाली देने लगता है, जिस पर टिल्डा को पता चल जाता है और कहती है कि मुझे गाली मत दो। पीजे ये सुनकर हैरान हो जाता है कि आखिर मैंने उसे इतनी धीरे गाली बकी थी, फिर भी उसने सुन कैसे ली। परेशान होकर टिल्डा वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है हुआन पर, जो कि एक अच्छा स्केच आर्टिस्ट था। वो एक अपनी पुरानी डायरी चेक करने लगता है। तभी उसे वो स्केच मिल जाता है जब उसने आज से करीब 6-7 साल पहले हैना की एक ड्राइंग बनाई थी जिस पर उसका नाम लिखा था हैना मॉर। हुआन यहाँ पर सभी को ग्रुप में मैसेज कर ही रहा था कि उस चौथी एप्लीकेंट का नाम है हैना। उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड डार्सी वहां पहुंच जाती है और पूछती है कि आखिर ये हैना कौन है। एक्चुअली डार्सी को यहाँ पर शक हो रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड हुआन उसे धोखा दे रहा है और किसी और ही लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ रहा है, मगर हुआन ये बात कहकर टाल देता है कि वो तो एक अपने पुराने दोस्त से बातचीत कर रहा है। ये दोनों ही एक अरसे से नहीं मिले और आज वो मिलने वाले हैं। सिडनी ब्रूक जो कि इस वक्त अपनी लैब में होती है और कुछ पुरानी फाइल्स को ढूंढ रही होती है, तभी वहां की लाइट चली जाती है। उसे वहां पर किसी के होने की आहट भी आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है कोई अनजानी शक्ति उस पर हमला कर देती है। तभी एकदम से उसकी नींद खुलती है। सिडनी को लगता है कि ये सब कुछ उसका एक बुरा सपना था, मगर हैरानी की बात तो ये थी कि जब वो अगर अपने सपने में फाइल्स को चेक कर रही थी तो यहाँ टेबल पर वही फाइल का डब्बा कैसे आ गया। यहाँ पर एबी भी आ चुकी थी और वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन सिडनी उसे कहती है कि मुझे इस वक्त थोड़े आराम की जरूरत है। वो अपने रूम में जाकर अपनी एक मेडिसिन लेने लगती है जो कि नींद की दवाई थी, मगर सिडनी इस बात को जानती थी कि अगर वो सो गई तो फिर से वही बुरे सपने उसे सताएंगे, इसलिए वो इस इंजेक्शन को लेती ही नहीं है। यहाँ टिल्डा, हुआन और एबी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अगर हमें हमारी इन मुसीबतों से छुटकारा पाना है तो डग को वापस से जिंदा करना ही होगा, क्योंकि वही जानता है कि अलेक्जेंडर सार्कोव कहां पर है और सिर्फ सार्कोव ही हमें ठीक करने की दवाई बना सकता है। जिसके बाद ये तीनों जाकर लैब के पीछे वाली जमीन को खोद कर उसके सर और शरीर को अलग अलग निकालते हैं। लैब में जब उसकी बॉडी के पास उसका सर लेकर आया जाता है
तो उसके टिश्यूज ऑटोमेटिकली आपस में जुड़ जाते हैं और बॉडी अपने आप की रीहीलिंग करने लगती है। इस बात को देखकर सभी लोग हैरान थे। कुछ देर छोड़ देने के बाद में जब एबी शाम को डक के पास आती है तो डक कहता है कि आखिर मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, मैं तो तुमसे वो दवाई लेने वाला था मगर अभी मेरे साथ क्या हुआ। ऐसा लग रहा है मानो जैसे किसी ने मेरा सर काट दिया हो। खैर एबी तो इस बात को जानती थी कि उसे अभी अभी वापस से जिंदा किया गया है, लेकिन अभी उसका सवाल ये नहीं था। एबी उससे पूछती है कि तुम सारकॉफ के बारे में क्या क्या जानते हो, तो डक बताता है कि तुमसे पहले तो मैं खुद सारकॉफ को ढूंढ रहा हूँ, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। एबी कहती है कि आखिर उसने किया क्या है तुम्हारे साथ, जहाँ पर डक बताता है कि उसने मेरे साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे मेरे घाव तो भर जाते हैं मगर घाव के होने के बाद जो उसका दर्द होता है वो मुझे हर बार महसूस होता है। मैंने कई बार अपने इस पूरे शरीर को ही खत्म कर देने की कोशिश करी मगर ये शरीर है कि मरता ही नहीं और इसके अंदर के दर्द से मैं परेशान हो चुका हूँ। वो एबी को अपने आप को खत्म कर देने के बारे में कहता है। ये बात जाकर एबी अपनी बाकी के टीममेट्स को बताती है कि डग हमारी हेल्प तो करना चाहता है मगर बदले में वो अपने आप को खत्म करवा देना चाहता है। सभी इस पर अग्री होते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हुआन और एबी सारकॉफ की लैब में जाते हैं। ये दोनों ही छिपके से उसके केबिन में जाते हैं और उस लैपटॉप को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में डग ने बताया था मगर काफी ढूंढने के बावजूद भी इन्हें कुछ नहीं मिलता वहां पर। हालांकि वहां एक पुराना कंप्यूटर तो जरूर पड़ा था मगर उसे चालू करने पर उसमें से कुछ नहीं निकलता। यहाँ लैब में टिल्डा और डग आपस में बातचीत कर रहे थे। डग उसे सब कुछ बताता है कि वो अपने दर्दों की वजह से किस कदर परेशान है, जिस पर टिल्डा भी बताती है कि ऐसी ही तकलीफें उसे भी झेलनी पड़ रही है। वहीं सिडनी को उसके पुराने सपने सताने लगते हैं, यानी कि एक ऐसी स्पीशीज जो हर वक्त उसे मारना चाहती थी। लेकिन अगेन सिडनी अपने सपने से जाग जाती है और उसे पता चलता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसकी चीख सुनकर टिल्डा भागते हुए वहां आती है। वो सिडनी से पूछती है कि आखिर तुम चिल्लाए क्यों, जिस पर सिडनी कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर तो बस एक छोटा सा चूहा था। जिसके बाद टिल्डा उसे पूछती है कि आखिर हम डक को इंफॉर्मेशन मिल जाने के बाद में कैसे खत्म करने वाले हैं, जिस पर सिडनी बताती है कि हम उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसे एसिड में डाल देंगे। लेकिन टिल्डा कहती है कि ये तो गलत है, उसकी बॉडी का हर एक पार्ट जिंदा है, वो अपने हर दर्द को महसूस कर सकता है। अगर आप उसे एसिड में डालेंगे तो वो धीरे धीरे करके मरेगा, इससे तो उसे और ज्यादा तकलीफ होगी कि हम कोई दूसरा आइडिया नहीं ढूंढ सकते। इसी बीच एबी और हुआन भी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो डग को यहाँ पर नहीं पाते। उन्हें ये लग रहा था कि डग उन्हें झूठ बोलकर वहां से भाग गया है, लेकिन बाहर से डग के चिल्लाने की आवाज आती है और वो कहता है कि मैं अपने आप को खत्म करने वाला हूँ। ये लोग इसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन एक फ्लेम फायर को गैसोलीन से भरे पीपे में डाल देता है और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें डग के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब क्योंकि हर जगह खून फैल चुका था तो ये सभी खून की सफाई करते हैं। इसी के साथ साथ अगेन सारकॉफ के कैबिन में जाकर वहां से कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार टिल्डा उनके साथ जाती है जिसके पास सुपर हियरिंग एबिलिटी थी। वहां पहुंचती उसे घड़ी की टिक टिक की साउंड आती है। वह हुआन को एक बड़ी सी अलमारी हटाने के लिए कहती है और जब वहां से अलमारी हटाई जाती है तो एक सीक्रेट डोर होता है। अंदर जाने पर यहाँ इन्हें एक लैब मिलती है जिसमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे और इसी के साथ साथ एक जेल भी था जहाँ पर एक कैमरा भी लगा था। वहीं टेबल पर डग ने जो लैपटॉप बताया था वो भी पड़ा था। जब उस कैमरे की इमेज को उस लैपटॉप में चेक किया जाता है तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर इनके साथ साथ और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने उस वेलनेस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था। इस लिस्ट में हैना का भी नाम था और नेक्स्ट डे एबी हैना से मिलने के लिए उसके कैफे पहुंच जाती है। इन दोनों के ही बीच में उस प्रोग्राम से रिलेटेड बातें होती है। एबी उससे कुछ और जानने की कोशिश करती है मगर हैना ने कहा कि वो उस प्रोग्राम का हिस्सा कभी थी ही नहीं, उसने काफी टाइम पहले से ही उन पिल्स को लेना बंद कर दिया था। जिसके बाद एबी अगेन सिडनी के घर पर आ जाती है और यहाँ ये लोग उस लैपटॉप की दूसरी फुटेजेस को देखते हैं जहाँ पर इन्हें ये मिलता है कि सारकॉफ ने अपने ही एक्सपेरिमेंट को गोली मार दी क्योंकि वो बेकाबू हो चुका था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है डार्सी की तरफ जो कि इस वक्त हुआन के बाथरूम को खुला पाकर बाथरूम में आने की कोशिश करती है, मगर जो वो देखती है उससे तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने हुआन को अपने चुपाकाबरा वाले फॉर्म में देख लिया था। वहीं सीन शिफ्ट होता है हैना की कैफे शॉप में जहाँ पर उससे मिलने के लिए इजाबेल फिंच नाम की एक लेडी आती है। उसका कहना था कि सारकॉफ जैसे ऐसे कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हम आम इंसानों की जिंदगी तबाह करके रखी है, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम उन सभी साइंटिस्ट को असली मजा चखा सकते हैं। यहाँ सिडनी ब्रूक अगेन अपने उन्हीं सपनों से डरकर जागती है और जब वो अपना फेस वॉश करने के लिए वॉशरूम में जाती है तो आईने पर देख पाती है दे मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली
बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसके अगले एपिसोड जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।